मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सूरज कुमार जी, अतिथि श्री एस कृष्णा जी, जिला विकास अधिकारी जी, इस कार्यक्रम के आदरणीय संयोजक जी, मंचासीन समस्त हमारे सम्मानित अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में बहाने की आवश्यकता नहीं है कि आज किताब नहीं है, आज टिफिन नहीं मिला, तो आज बारिश हो गई, तो लाइट नहीं है, तो कमरा नहीं है, तो सुविधा नहीं है। पढ़ाई में ये सब कुछ नहीं होता है। पढ़ते समय अगर आप किसी चीज में ध्यान लगाएंगे तो ये सब चीजें जो उसकी यूनिट हैं, जो छोटे छोटे साधन हैं, वो सब भूल जाएंगे। आप अपना एकमात्र लक्ष्य जिस पर आप रखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में सपना ऐसा नहीं होता है कि सोने से मिलता है। सपने ऐसे होते हैं कि जो सोने नहीं देते हैं। आपके मन मस्तिष्क में ऐसे सपने होने चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। हमारे शिल्पकार जो हैं बाबा साहब, विदेशों से इतनी डिग्रियां लिए हैं, इतने संघर्ष भरा जीवन रहा है। 22 घंटे, 23 घंटे, 20 घंटे से ऊपर पढ़कर आज जिनकी बदौलत से हम लोग सांस ले रहे हैं, खड़े हैं, उनकी तरह आप भी हो सकते हैं। आप में वो प्रतिभा है। सभी अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है, बच्चों को पढ़ाएं, सारा काम छोड़ करके, सारी सुविधाएं वंचित करके बच्चों को पढ़ने की ओर प्रेरित करें। और यही बच्चे जो है, जो आज के बच्चे हैं, कल के हमारे देश के कर्णधार होंगे। अपने समाज को जानें, अपने इतिहास को जानें। जब तक अपने समाज के नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम लोग का अस्तित्व कुछ नहीं है, जीवन का कोई औचित्य नहीं है। अपने लिए काम करेंगे, सोसाइटी के लिए करेंगे, देश के उत्थान के लिए करेंगे। इसी पढ़ाई में सब कुछ निहित है। तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, और ऊर्जा के साथ पढ़ाई करिए, सारी सीमाएं तोड़ दीजिए। किताबों में सब कुछ है। आप किताबों को अच्छे सहपाठी बना लीजिए, मित्र बना लीजिए, हमेशा ये काम आएंगी। पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, जाया नहीं होती है। जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा ज्ञान होगा और उतना ही अच्छा मुकाम हासिल होगा। कभी भी मन में निराशा का भाव नहीं आना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए। और एक बार में नहीं सफल होंगे, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जो भी बच्चा प्रयास करेगा सफल होगा। अपने घर का नाम रोशन करेंगे ही, अपने गांव का करेंगे, शहर करेंगे, राज्य करेंगे, फिर भारत का करेंगे। कोई जन्मजात ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, इसी जीवन में सब कुछ मिलता है। उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी के तहत रणनीति बनाकर पढ़ेंगे, सब कुछ हासिल होगा। आप लोगों के विकास के लिए अगर मुझसे किसी भी समय, किसी भी वक्त, सोते जागते, घर बाहर, हमेशा मैं तैयार हूँ आपके उत्थान के लिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बच्चे
देश में नाम करें, रोशन करें, इनका विकास हो। इस कार्यक्रम के आयोजक सारे सहयोगी भाइयों को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अच्छा ये कार्यक्रम कराया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बजाएगा कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा उसको। जब भी ताली बजाओ खुल के बजाओ। हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब जीआईसी बिजनौर के पधार चुके हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद आपका। आओ चंद्राज जी, चंद्राज जी ताली बजाते हैं तो कोई भी प्रोग्राम हो उसका आनंद अलग ही आता है। आदरणीय, जब डीआर साहब को इनविटेशन देने के लिए मैं कार्यालय गया तो तमाम साथी, वास्तविकता में मैंने जनपद और जनपद के बाहर मैंने बहुत सुना। जब इस कार्यक्रम के विषय बताया जाता है तो कहते हैं यार इस कार्यक्रम को करने से बच्चों को क्या लाभ है। लेकिन जब मैं डीआर साहब से इन्विटेशन देने के लिए गया, निवेदन किया, तो डीआर साहब ने कहा कि भाई आप वास्तविकता में आपकी जो टीम है जनपद की, वो बहुत ही मूल्यवान कार्य करती है। क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा के प्रति एनर्जी देने का है, मोटिवेशन का है। तो वास्तविकता में लगा कि वास्तविकता में जो इस टीम का जो इसका सम्मान समारोह का जो स्थापना की गई थी, जो गठन किया गया था, वो बहुत ही अच्छी सोच के साथ किया गया था। और ये भी मैं मंच को और सदन को अवगत करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम जनपद में बिजनौर में सबसे पहले आपका समाज करता आया है। आज आप देख रहे हैं कि प्रत्येक समाज अपने मेधावियों को सम्मानित करने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने भी आपके कार्यक्रम से सीख ली और सरकार भी प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर का, मंडल स्तर का, प्रांत स्तर का सम्मान समारोह आयोजित करती है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अदब और सम्मान के साथ में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जिला विकास अधिकारी एस कृष्णा जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आए, अपनी बात को रखें। आदरणीय एस कृष्णा जी। ये वाला भी तो जी अभी से बोल ये गड़बड़ कर दिया, मैं कॉर्डलेस से बोल दूंगा। आदरणीय वरिष्ठ कोषाधिकारी जी, जिला विद्यालय निरीक्षक हमारे श्री रमागिया जी, और मंच पे उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अधिकारीगण और इस सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर रहे हमारे अभिभावकगण, प्रिय बच्चों, आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें यहाँ से ये सीख के जाना चाहिए कि जो वक्ताओं ने बोल रहे हैं उनको नोट किया भी जाना चाहिए, अगर आपके मतलब की चीज़ है तो। हमें जो टॉपिक दिया गया था कि इस पे शिक्षा के संदर्भ में अंबेडकर जी का है, इसका मतलब ये है कि अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, अब विशेषकर मैं 2 साल से इस जनपद में हूँ, मैंने 11 विकास खंडों के उन तमाम विद्यालयों को देखा है जहाँ प्राथमिक शिक्षा आज की डेट में नगण्य है, शून्य है। वहाँ की जो टीचर्स है बिल्कुल शिक्षा नहीं का जो कार्यक्रम है, अध्यापन का काम कराया जाना चाहिए था, नहीं है, 0 है। और जो टीचर्स यहाँ पे बैठे होंगे वो अपने अंदर झांक के देख लें, वो भी केवल समय पास करने के लिए जाते हैं। असली मुद्दा है प्राथमिक शिक्षा का। मैं इस बात को इसलिए रखना चाहता और पुरस्कृत चाहता हूं अंदर से कि जो बच्चे आज इन मेधावी समारोह में आए हुए हैं, उनको सम्मान में, वो किस परिस्थितियों से यहाँ तक आए हैं, मैं उनसे केवल ये अपील करना चाहूँगा कि आप इससे और आगे आने वाले समय में बेहतरी
से आगे बढ़ने का काम करें। और उनके जो अभिभावक गण हैं, मैं उनसे ये भी अपील करूंगा कि बेटियों को पढ़ाने में भी बेटों की तरह कम ना आके, क्योंकि जब तक बेटियों का उत्थान नहीं होगा विकास के शिक्षा के संदर्भ में, अपना समाज या अपना राष्ट्र नहीं आगे बढ़ सकता है। ये मूलभूत सिद्धांत राइट टू एजुकेशन में अंबेडकर जी की ये मूलभूत अवधारणा रही है। हम लोग शिक्षित हों, जैसे उन्होंने कहा था, शिक्षित हों, संगठित हों, तब संघर्ष करें। हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं, हम सड़कों पे नहीं उतरते हैं। जैसे एक आंदोलन में याद दिलाऊं, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का जो रिजर्वेशन लागू रखे गया, 10% की बात है, 50% तो पहले से ले रहे थे, 10% और जोड़ दिया, 60% हो गए। ठीक है, तो मेरा ये कहना है इस मंच के माध्यम से कि हम अब एक शब्द का बार बार यूज किया जाता है जो मेरे अंदर से कचोटती है। हम दलित समाज की बात करते हैं, हम दलित शब्द का ही बाइकआउट करें। अगर हम इसको अनुसूचित जात जनजात के शब्दों में पिरोएं तो तब तक तो ठीक लगता है। अगर हम दलित शब्द को अपने को अपमानित करना समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो सक्षम लोग हैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, हम उन 10% तो आर्थिक रूप से उन्होंने रिजर्वेशन ले लिया, पक्का कर लिया, उसके लिए हम लोगों को सड़क पे आना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। पर 50% जो हैं, हम रिजर्वेशन से बढ़कर उससे आगे निकलकर हम रिजर्वेशन के दायरे में ना आकर के उस 50% में लड़ाई लड़नी चाहिए। वहां पे हमें प्रतिभा करने की जरूरत है। हमें चाहते हैं वो हमको ये कहते हैं, ये कोशिश करते हैं अपमानित करने के लिए कि तो रिजर्वेशन के कैंडिडेट है। असलियत में है क्या, वो 50% पे रिजर्वेशन पाते हैं। हमको तो सेंट्रल सर्विस में 15% एससी कैंडिडेट को और 7.5% देते हैं उसमें शेड्यूल ट्राइब को, 27% है रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को। तो हम उस दायरे से आगे आना चाहते हैं। हम इनके जो 50% का रिजर्वेशन के नाम पे ये जो कलाकारी कर रहे हैं उनको तोड़ना चाहिए और इस बात के रखना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है और मैं उसमें रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं लूँगा। मैं इनके 50% के रिजर्वेशन को छोड़ूंगा, ये हमारी मंशा है। आगे क्या फल होगा उसको तो मैं नहीं जानता, पर हमारा प्रयास होगा इस बात के लिए कि हम उस 50% पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। और आपसे भी यही अपील है कि आप अगर इस शिक्षा के महत्व को समझते हैं तो आपको भी आगे आना होगा, रिस्क लेना होगा। बिना रिस्क कोई जिंदगी नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को हर मोड़ पे इस बात को रखनी होगी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जन जागरण कराना होगा। जैसे आज हम यहाँ पे इतने भारी संख्या में एकत्रित हैं, ये बहुत गौरव का विषय है कि ये बातें यहाँ से जो लोग जाएंगे तो कम से कम चर्चा तो करेंगे कि हाँ आज उस समारोह में लोगों ने क्या बताया। अगर अच्छा लगे तो ग्रहण कर लीजिएगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए समाज में प्रचार प्रसार करिएगा। और एक इसी मंच के माध्यम से हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय मौजूद हैं, मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा इस निवेदन के साथ कि जिले में 14 कस्तूरबा गांधी विद्यालय है जो हमारे समाज की बच्चियां पढ़ती हैं। मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूं, मैं किरतपुर में एज अ वीडियो चार्ज में था। मैं वहां के बिल्डिंग्स को लेके और जो वहां पे बच्चियों को किताबों का अभाव था, मैंने वहां पे सारी चीज़ें कराई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो 9 से लेकर 12 तक वहां बच्चियां पढ़ रही हैं, जनपद के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो वो GGIC, मैं विशेषकर धनेड़ा की बात करना चाहूँगा जो किरतपुर में स्थित है। वहाँ की बच्चियाँ 9 से लेकर 12 तक, वो GGIC किरतपुर में स्कूल है। वहाँ पे ना तो बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग है भी तो वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में एक कक्षे में पढ़ाई जाती है, वहाँ पर्याप्त नहीं है। मैं अगर चाहूँगा कि अगर आप उस पर कुछ व्यवस्था कर सके तो एक तो वो इशू है। दूसरा इशू ये है कि वहाँ पे जो टीचर स्टाफ है या वो प्रिंसिपल है, वहाँ पे वो बच्चियों से 1200 रुपये फीस के नाम पे ले रही है और मैंने कोशिश किया, उसकी रसीद भी नहीं दी जा रही है। मैं इससे आपसे संपर्क करने की कोशिश की, आप इलाहाबाद भी गए हुए थे हाई कोर्ट में, तो मैंने ये बात रखा था कि अगर इस कार्यक्रम में हम उपस्थित होंगे तो मैं अनुरोध करूंगा बड़ी संजीदगी के साथ कि आप अगर देख लें उन बच्चियों से अगर पैसा लिया जाता तो रसीद होनी चाहिए, अगर वो ज़्यादा ले रहे तो उसको रिफंड कराया जाना चाहिए। ये इस
सभा के माध्यम से मुझे विशेष अपील है आपसे, जिला विधायक निरीक्षक से इस बात को देखना चाहिए। 6 महीने की फीस उन्होंने 1200 रुपये ली है, कोई उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं देते, न पढ़ाई करते हैं। हो सकता है उस पर जो स्थितियाँ हों, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्लान बनाया कि हो सकता है कल या परसों में मैं विजिट करूंगा वहाँ पे। उन बच्चियों को मैंने आश्वासन दिया है, 100 बच्चियाँ वहाँ से भंडेरा से आती हैं और वो ये चीज़ें हैं। और 250 रुपये, पहले 600 रुपये, फिर 6 महीने की फीस मांगी जा रही थी, लेकिन मैंने जब क्वेरी वार्डन से किया तो वो ये बताया कि अब 250 रुपये की बात है। सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं जानता, लेकिन जितना लगना है उतनी ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा अम्बेडकर साहब के जो विचार थे उसमें जिला विधायक निरीक्षक ने बहुत डिटेल से बताया था। मैं जो चीज़ें मेरे दिल में थी वो बात मैंने आपके सामने रखी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी नींव ही कमज़ोर रहेगी तो हम किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि हम लोग भी गाँव से आए हैं, प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हैं। अब तो बिल्डिंग अच्छी होगी, तब तो बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी। हम लोग जो है घर से बोरी आती थी, उसको लेके जाते थे और एक लकड़ी की पट्टियाँ होती थी जिसमें हम लोग लिखा करते थे, पढ़ते थे। वो समय देखा है, लेकिन वो समय आज के डेट में नहीं है, उससे बेहतर है। और हम ये चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कुछ बेहतर कर सके। इस अपील के साथ और ये भी कहना चाहूँगा कि जब तक हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में नहीं होगा, हमको ये जो मनवादी व्यवस्था के तहत हम लोगों को एक पिरो के रखा गया है, इससे हम नहीं निकल पाए। एक मकर जाल है, हमें वहाँ भी देखना होगा। हमें ये देखने की जरूरत है कि जब जगजीवन राम साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना था, जो अवसर था, तो नीलम संजीवा रेड्डी ने उनको सिर्फ जाति का बहाना लेकर के उनको नहीं बनने दिया गया। ये बहुत बड़ी घटना है, संविधान में ये बात है। जो आर्टिकल्स हैं उनके, अम्बेडकर साहब की उन धाराओं में जो अनुच्छेद बनाए गए थे, उनके तहत उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था, जो कि नीलम संजीवा रेड्डी ने उसको रोक दिया था। हमारे कहने का मकसद है कि हमें हर क्षेत्र में हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें एक बात ये नहीं समझ में आती कि SC-BC के लोग अगर उनकी संख्या 50% से ज़्यादा मानते हैं, 85% कहा जाता है, तो लोकतंत्र के जो ढांचा है हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाते? हमारे बीच से चुना हुआ प्रतिनिधि उन्हीं के गोद में क्यों खेलता है? तो सबसे पहले तो हमें अपने ही सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा कि जो हमारे बीच से चुन के जाते हैं वो उनके ही गोद में क्यों बैठ जाता है। इन्हीं का इलाज करने की जरूरत है, जो मेरा अपनी मानना। और अभी तो EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का बहाना लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक ठप्पा लगा दिया कि 10% लागू रहेगा। हमारे ही साथियों ने, हमारे ही बीच के, हमारे ही समाज के जो MP MLA और मंत्री हैं, उनसे बयान दिलाया गया कि वो ठीक हुआ है। मैं नहीं मानता इस बात को कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, क्योंकि जो अवधारणा संविधान की है वो ये है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने 10% कर दिया। ये हैं कितने लोग? 12% के आसपास है जो टोटल समान वर्ग के लोग हैं। उन्होंने इस तरह से 60% ले लिया है। तो हमें इसके आगे इन मापदंडों को अपना के आगे बढ़ना होगा कि कम से कम इनको ये साबित करके हम दिखाएंगे इनको कि आप केवल हमें ये सोचते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं या उनके बराबर हम अपना ज्ञान नहीं रखते हैं। ये हमको उनको तोड़ना है। जब हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे तो हमारे जो समाज के लोग थे, 20 कैंडिडेट सीरियल से सिविल सेवा परीक्षा 92 की बात है, घटना है। 92 में मैं पंथ हॉस्टल में था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो है, वहाँ पे कोचिंग पढ़ाई जाती है। सीरियल से 20 लोग सिलेक्ट हुए थे। कहने का आशा यह है कि हम उन लोगों से कम नहीं है, हम लोगों को कम आंका जाता है। हमको ये कह के बदनाम किया जाता है कि रिजर्वेशन से चुन के आए हैं, जबकि असली फायदा रिजर्वेशन का वो ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आपसे फिर पुनः ये अपील करूंगा, जो बच्चे आज इस समारोह में मेधावी सम्मान समारोह में सम्मिलित हैं, उनसे मेरी विशेष ये अपील है कि आप इससे और बेहतर करें। तभी हम आपसे ये चाहते हुए कि आगे आप जब आएंगे तो समाज के और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।
धन्यवाद सर। वास्तविक उनके विकास के लिए ऐसा कार्यक्रम किए हैं वो कोटशा बधाई के पात्र हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रूप में हमें बहुत ही मूल्यवान विरासत छोड़ के गए हैं। इस विरासत को हमें अच्छा रखना है। इसमें सब कुछ है और सब कुछ इससे मिलेगा। इसे हमें पढ़ना है, जानना है क्या है। मैंने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए तक पढ़ाई की है। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग भी लिया है, सिविल सेवा, यूपीएससी, अन्य परीक्षाओं में। मैं 95 बैच का पीसीएस एलाइड अफसर हूं। बच्चों, हमारी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं रही है। मैं भी एक प्राइमरी जो पिछली स्कूल है उसी बैकग्राउंड से पढ़कर आया हूं और बाबा साहब का मूल मकसद ये था, मूल संदेश यही है कि शिक्षा वह स्तर है, वह चीज है जो सब कुछ मिल सकता है, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। आप लोग सुनते ही होंगे कि उनके कोटेशन जो है, सुनते, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा ऐसी चीज है कि इसमें आप लोग तो बहुत जागरूक हैं। बाबा साहब के बारे में बहुत कम जानकारी थे, तो बाद में कंपटीशन में आने पर ये सब चीजें पढ़ने लगे। सिलेबस में बहुत नगण्य की स्थिति में है। किसी के जीवन के बारे में, किसी के संघर्ष के बारे में, किसी के चरमोत्कर्ष के बारे में, उत्थान के बारे में। सिलेबस में जो महापुरुष हैं जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए। बाबा साहब भीमराव की किताबें पढ़ें, कबीरदास के बारे में पढ़ें, लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ें, पेरियार साहब के बारे में पढ़ें, ज्योतिराव फूले साहब के बारे में पढ़ें। पूरा इतिहास भरा है, संघर्ष, अर्थ से अर्थ तक जाने की पूरी कहानी है। आप पढ़ेंगे, अगर आप पूरे मन से, पूरे मनोयोग से, निष्ठा से, लगन से अगर पढ़ेंगे, जो कुछ हासिल करना चाहेंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्र कवि हम लोग के बीच में आया हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति मेधावी छात्र सम्मान समारोह में आए हुए हमारे सभी मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी मेधावी बच्चे, इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और बच्चों के साथ आए हुए अभिभावकगण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बहुत ही सफल आयोजन में हमें आमंत्रित किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब मैं सुन रहा था, हमारे जो मेधावी बच्चे हैं वो कह रहे होंगे कि बस तालियां बज रही हैं मुख्य अतिथियों के लिए, विशिष्ट अतिथियों के लिए। मैं चाहूंगा कि एक बार जोर तालियां बजाएं यहाँ पर उपस्थित मेधावी छात्रों के लिए, उनके माता पिता अभिभावकों के लिए जिन्होंने उन्हें इस लायक बनाया और आप उन्हीं की वजह से यहाँ पहुंचे हैं।
और इसी के साथ आप अपने श्रद्धा सुमन और अपना सम्मान आदरणीय बाबा साहब के लिए भी समर्पित करें कि जिनकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर हैं और इस तरह के आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं, इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। ये उन्हीं की देन है, ये उन्हीं की प्रेरणा है। हमारे डीआई साहब ने और डीडीओ साहब ने बाबा साहब के बारे में और उनके विचारों के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन उन सबका एक सार क्या था उनकी बातों का कि शिक्षा को नहीं छोड़ना है, शिक्षा बहुत जरूरी है। और बिल्कुल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, ऐसा हथियार है आप लोगों के पास जो हमेशा काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो शिक्षा को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है, शिक्षा को हमेशा पकड़े रहना है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि ये अभी मैंने देखा था ये बुक स्टॉल, वहाँ पे चारपाई पे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। तो इन किताबों की एक विशेष बात है कि ये खुद तो जमीन में पड़ी रहती हैं या जिस जगह अलमारी में वहाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन जो इनका यूज करता है, उनका प्रयोग करता है, उसको आसमान की बुलंदियों में पहुंचा देती हैं। तो बिल्कुल इन किताबों से मोहब्बत बनाए रखना, लगन लगाए रखना, अपना मतलब सच्चा मित्र उन्हीं को समझना, कभी उनको अपने से अलग ना करना। बस यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होगा। और एक बात और कहना चाहूंगा कि एक समाज का जो सर्वांगीण विकास होता है वो सभी लोगों के साथ मिलकर होने से ही होता है। हमें समाज में अच्छे सिविल सेवक ही नहीं चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, हमें अच्छे वकील चाहिए, हमें अच्छे खिलाड़ी चाहिए, हमें अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। और वो सब लोग आप ही लोगों में से आएंगे। तो आप प्रयास करिए कि जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहें, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जाएं। इसी से ही हमारे समाज का विकास होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो एक पंक्ति कहना चाहूंगा, देखिए हम सब लोग प्रयास करते हैं, सब लोग सिविल सेवक बनने का प्रयास करेंगे, अच्छे डॉक्टर बनने का प्रयास करेंगे, अच्छे वकील बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन सभी लोग बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये हर कोई सोचता रहता है। तो इसी पे दो लाने कहना चाहूंगा कि क्यों सोचें या क्यों डरें कि जिंदगी में कल क्या होगा। क्यों सोचें या क्यों डरें कि जिंदगी में कल क्या होगा। हर पल क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। मंजिलों की तरफ बढ़ाते रहो अपने कदम, हमें कुछ मिले या ना मिले, कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपको जनपद में सेवा करते लगभग हम दिल गहराई से आपका स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप आए अपनी बात करो क्या हिस्सा में। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध हमारे संत शिरोमणि रविदास जी और हमारे परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब, सभी को कोटि कोटि नमन। सम्मानित मंच, बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस प्रोग्राम को लगभग 400 लोगों ने मेहनत करके, इतनी जबरदस्त मेहनत करके इतना खूबसूरत ये प्रोग्राम बना दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी ये इसी प्रकार प्रोग्राम चलते रहेंगे, ऐसे मुझे आशा है। मैं आपके सागर डायरेक्टर DMR डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज परिचय में अपना इसलिए दे रहा हूं
कि हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं शायद, और जो यहाँ कुछ बेरोजगार लोग भी होंगे उन्हें कुछ मोटिवेशनल मिले। मैं सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर के पद से 22 साल 2 महीने नौकरी करके बीआरएस आया। 1 अगस्त 2013 में और 2014 से लेकर कंटिन्यू इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाता रहा, और जो भी संभव मदद होती है वो हमेशा करता हूं। आज जिन बच्चों ने भी ये मुकाम हासिल किया है, जिन्हें यहाँ सम्मानित किया जाएगा, वो भविष्य में ये प्रण लें कि हमें आगे जाना है। ये मुकाम, ये सब्जेक्ट आप चुनेंगे जिसमें आपकी रुचि होगी। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि आप अपना जो बिजनेस की तरफ हम सब बोलते हैं, सिविल इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, मैं एक अपनी बात जोड़ रहा हूं कि आप बिजनेस की तरफ भी बढ़े, क्योंकि आने वाला टाइम एजुकेशन में इतना महंगा होने जा रहा है कि गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि यदि हम 40 साल पुरानी बात करें तो हमारी सबकी स्थिति बहुत बुरी थी, इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज देखिए हम इतनी अच्छी जगह बैठे हुए हैं और हमारे सारे अधिकारीगण आज इस मंच पर हैं। मैं उनसे एक विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में, जैसा भी हमारे सामने डीआईओ साहब ने गजब का भाषण दिया, गजब की स्पीच दी, इससे बहुत लोगों को एक सीख मिलेगी। और हमारे डीडीओ साहब ने बहुत अच्छा बोला, हमारे अधिकारियों को इस तरह बोलने से बच्चों में एक रुचि पैदा होती है। और आज ये देख रहे हैं बैनर, ये सब अपने हैं, आपके हैं, आपके अपने कॉलेज के हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। जब से मजबूती देने का काम किया है, इस बार भी आपने समिति को 5,000 रुपए का सहयोग देकर यानी कि इस कार्यक्रम को सफल। और मैं आदरणीय श्री गुलशन जी से निवेदन करता हूं कि जो क्योंकि काफी देर से हमारे सामाजिक पत्रकार बंधु इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे टॉपर्स हैं, टॉपर्स को बुलाकर हमारे अतिथिगणों से जो विशेष पुरस्कार उसको दिलाने का कष्ट करें। आदरणीय श्री गुलशन जी। 3,000 और थर्ड को 1,500 रुपए का सहयोग दिया जाएगा समिति की। आदरणीय श्री गुलशन जी समाप्त करने का कष्ट करें। आदरणीय जिला विकास अधिकारी बिजनौर टाइम्स, बिजनौर किसान, आदरणीय मिल्टू जी को। एवं प्यारे बच्चों, मोटिवेशनल भाषण के लिए कुछ मुझे आमंत्रित किया गया था, तो मैं मोटिवेशनल तो ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज कहूँगा, क्योंकि जितने भी मोटिवेशनल स्पीच वगैरह बहुत अच्छे वक्ताओं ने पहले दे चुके हैं। और मैं जैसे भी परिचय कराया गया है कि उत्तराखंड की संस्कृति, तो ये मेरे नाम से जुड़ी हुई है। हकीकत ये है कि मैं बिजनौर की गलियों में रह के पढ़ा हूँ। वर्धमान कॉलेज मेरी कर्मभूमि रहा है और मेरा सौभाग्य था कि मैं बिजनौर में उस मोहल्ले में उतना प्यार पाया हूँ कि बस एक तमन्ना रह गई कि मैं उत्तराखंड में सर्विस दे रहा हूँ। सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ आयोजन समिति के सभी सदस्यों पदाधिकारियों का कि आज मुझे यहाँ बिजनौर में इस तरह के सार्वजनिक समारोह में आमंत्रित किया गया। तो जैसे कि पहले भी वक्ताओं ने बाबा साहब के आदर्शों एवं उनके संघर्षों, उनसे होने वाले परिणामों, उसकी काफ़ी चर्चा कर ली गई है। और ऐसे समारोह में ये लगता है कि वक्ता आप बोल देते हैं, आप कितना आत्मसात करते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण रहता है।
हकीकत यही रहेगी कि इस आयोजन का उद्देश्य इन विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, हमारे जितने भी वक्ता थे, उनके कहने का उद्देश्य तभी आत्मसात करेंगे, आपका जीवन सफल रहेगा और इसका जो समिति है उसका उद्देश्य भी कंप्लीट होगा। जब भी मुझे आमंत्रित किया गया, जाने का प्रयास किया गया था, कई बार मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं नहीं हो पाया, लेकिन आज बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं और ये कहते हुए कि इस तरह के आयोजन और ये बड़े इंस्टीट्यूशनल वे में इन लोगों को आपको सम्मानित करना, तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है आप सभी लोगों के लिए। हमारे समाज से जितने भी हमारे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक बंधुगण, जिनका ये प्रयास है बहुत ही सराहनीय है और ये आगे बढ़ता रहे। आगे तभी बढ़ेगा जो जितने भी सम्मानित बच्चे हैं या उससे पूर्व सम्मानित बच्चे हैं उस लेवल से उठ के इस मंच पे आसीन हो। सौभाग्य ये रहे कि हम आप ही के बीच से बढ़ के मेरे जैसे, जो मैं बिजनौर के गलियों में यहाँ रहता था, कॉलेज में यहाँ पढ़ता था, उसके बाद से आज मैं इस मंच पे आसीन रहा हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं रहता। आज एक आदमी को एक टारगेट फिक्स करना रहता है, टारगेट फिक्स करके उस पर आत्मसात करते हुए ईमानदारी से चलना। ये कोई होता कि बहुत अच्छी बात है कि आज हम 95%, 90%, 70% ये सब कुछ सुन रहे हैं। एक हमारा टाइम ऐसा था कि प्राइमरी पाठशाला से पढ़ते थे, क्लास पास कर लेते थे, उसके बाद अगली क्लास प्रमोट होते थे, लेकिन वो चीज़ ऐसी होती थी कि आदमी को आगे करना क्या है, बस उसी चीज़ को आगे लेके बढ़ते हुए आदमी सफल हुआ था। क्योंकि आदर्शों, सम्मान और उसके कर्तव्यों, उत्तरदायित्व की बहुत बात हो जाती है और ये मेरे ख्याल में जिस उद्देश्य के लिए ये रखा गया है, बच्चों की समस्या तब तक परे होंगी जब तक उसको आत्मसात नहीं करते। खुद का अपना कैलिबर पहचानिए और आगे बढ़िए। मैं अपना खुद बताता हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि हम लोग लखनऊ रहते थे, एग्ज़ाम का टाइम था, कई बार एग्ज़ाम पास हो रहा नहीं हो पा रहे, नर्वस हो जाते थे, फिर लग जाते थे। एक टाइम ऐसा हुआ कि शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, सुबह न्यूज़पेपर में आना था, रात को पूरी रात नींद नहीं आई कि सुबह क्या होगा, तो इसलिए हम वहाँ प्रेस में गए कि 12 बजे न्यूज़पेपर छप जाता है, वहाँ से अपना नंबर देखा जाए कि आए कि नहीं। गए वहाँ, जितने रोल नंबर दिए वो सब लोग हम क्वालिफाई थे, बहुत खुशी हुई। लेकिन एक सवाल वहाँ पे जो मीडिया प्रभारी थे उन्होंने कहा था कि आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती कि आप लोगों को सौभाग्य है कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी जगह एजुकेशन पा रहे हैं। हमारे पास ये चीज़ भी बताने का नहीं था कि हम कहाँ के प्रोडक्ट हैं। बस मेरे नंबर आया था, खाली मैंने प्राइमरी पाठशाला से निकला हुआ हूँ, अब ये चीज़ बहुत खुशी हुई थी। ऐसा सौभाग्य दूसरी बार मुझे चांस मिला, उस प्राइमरी पाठशाला से निकलकर मैं हैरियट बोर्ड एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, लंदन गया पढ़ने। ये मेरा सौभाग्य हुआ, वहाँ से मुझसे ये सवाल किया गया। तो कई चीज़ मुझे जहाँ हेजिटेट करती थी कि हम यार प्राइमरी पाठशाला के पढ़े हुए इन लोगों के साथ कहाँ कम्पीट करेंगे, एक जज्बा था, मेहनत थी। बहुत ज़्यादा स्पेशल मैं नहीं रहा हूँ कभी, लेकिन कंटिन्यूटी और एक टारगेट फिक्स करके उस पर चलने का प्रयास किया और वो सफल रहा। आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने आप को जिस भी फील्ड में जा रहे हैं कभी असफल महसूस मत करना, जब तक आप पूरी तरह उस पर अपना फुल प्रयास ना कर लें। कभी भी ये मत सोचना कि हम लोगों को माहौल का बहाना मिल गया, हम लोगों को आर्थिक स्थिति से ऐसा हो गया, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत हर एक के साथ सब परेशानियाँ आती हैं और हर टाइम में। बल्कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, श्री जयराम सिंह जी हैं, वो मेरे बड़े भाई, मैं तो इनके साथ में बचपना जिया हूँ। कभी हम सोचते भी नहीं थे PCS IAS क्या होता है, इन्हीं के द्वारा सुना जाता था जो ये आज आयोजन कर रहे हैं। लेकिन इनके द्वारा जो संदेश दिया गया था उसको आत्मसात करते हैं कि हम लोग अपना के देखते हैं कि होता है क्या। इन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रॉपर वो नहीं माहौल ले पाए, आप लोग आगे तैयारी बढ़ो, उस जनरेशन को आगे बढ़ाओ, और ये प्रयास रहा, हमारा सफल हुआ। वैसे ही आप सब लोग हमसे या हमसे बढ़ के हमारे बीच में बैठे हैं। मेरा यही संदेश रहेगा आप सभी लोगों से,
एक निवेदन रहेगा कि आप लोग कृपया प्रयास करें, सारे हर्डल हैं वो दूर हो जाते हैं जब आप रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा आप सभी परिजनों का, बच्चों का, आयोजन समिति के सदस्यों का, बिजनौर वासियों का कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस सार्वजनिक समारोह में ये अपना थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तविकता में आपने बच्चों को पूरी तरह से कहीं ना कहीं जाकर, भैया जी निवेदन है, विक्की जी इन लोगों को भैया उधर ले जाइए क्योंकि काफी देर की समस्या है। यदि आप सबको से टैग दे दीजिए, ठीक है जी। मैं मंच को और सदन को अवगत कराना चाहूंगा, आपके इस कार्यक्रम का लाइव चल रहा है जो बहुजनों की आवाज के रूप में 3 चैनल एक राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम कर रहे हैं। तो आज का आपका कार्यक्रम आवाज भारत न्यूज, समीक्षा संवाद न्यूज और बोल 85 न्यूज पर आपका लाइव चल रहा है। जो साथी मोबाइल में व्यस्त हो, वैसे तो अधिकतम साथी कार्यक्रम को बहुत ही तन्मयता से सुन रहे हैं, लेकिन अगर तुम साथी मोबाइल चला रहे हो तो लाइव कोई एक कार्यक्रम को देखने का कष्ट करेगा, क्योंकि ये हमेशा बहुजन समाज की हमेशा बात को तर्कपूर्ण ढंग से रखने का काम करते हैं। और मैं अब काव्य पाठ की ओर लेके जाना चाहूंगा क्योंकि सभी अधिकतम साथियों में निरस्ता भरी हुई है, क्योंकि ये मंच हमेशा काव्य पाठ किसी न किसी राष्ट्रकवि को इस सदन के समक्ष रखने का काम करता है। इस प्रकार आदरणीय श्री क्या नाम है, आदरणीय श्री राहुल नागपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आए अपनी बात को रखें। आदरणीय नागपाल जी राष्ट्रकवि।